हेलो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे चीज के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग। सुनने में बड़ा फैंसी लग रहा है ना? लेकिन यकीन मानो, ये जितना आसान है उतना ही जबरदस्त भी। देखो, हम सब जानते हैं किसानों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। प्राइवेट व्यापारी मंडी पर कब्जा जमाए बैठे हैं और बिचौलिए आपकी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा ले जाते हैं। नतीजा, आपकी फसल का दाम कम और खर्चा आसमान छूता हुआ। बहुत दिक्कत होती है ना? लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका हल है, और वो है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। सोचो, किसानों का एक ग्रुप सब मिलकर अपने संसाधन इकट्ठा करते हैं और अपनी फसल को एक साथ बेचते हैं। यही काम करती हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग कमिटीज। ये कमिटीज पूरी तरह से किसानों के द्वारा चलाई जाती हैं। आप किसान इसके मालिक हैं, फैसले लेने वाले हैं और असली फायदा उठाने वाले भी। हर मेंबर का एक वोट होता है, चाहे उसका योगदान छोटा हो या बड़ा। ये बिल्कुल निष्पक्ष, पारदर्शी और लोकतांत्रिक है। तो ये काम कैसे करता है, जरा समझते हैं। कोऑपरेटिव मार्केटिंग कमिटीज बिचौलियों को हटाकर आपको आपकी फसल का सबसे अच्छा दाम दिलाने में मदद करती है। ये आपको लोन देती है, फसल के वैज्ञानिक तरीके से भंडारण का इंतजाम करती है और अच्छी कीमत के लिए आपकी फसल की ग्रेडिंग और पैकेजिंग भी करती है। ऊपर से ये आपके माल को ढोने का खर्चा कम करने के लिए बल्क ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करती है और आपको इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक्सपोर्ट का भी ध्यान रखती है। बस इतना ही नहीं, ये कमिटीज आपको अच्छी क्वालिटी के बीज, खाद और कीटनाशक भी सही दामों पर दिलाती है। ये आपकी खेती की सभी जरूरतों के लिए एक ही जगह पर सब कुछ जैसा है। नतीजा, ज्यादा सौदेबाजी की ताकत, बेहतर दाम और कम मार्केटिंग खर्चा। आपको अब प्राइवेट लोगों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। किसानों का देश भारत 20वीं सदी की शुरुआत में सहकारी मार्केटिंग का जन्म हुआ। 1912 में ब्रिटिश सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट बनाया। इस कानून ने भारत में सहकारी समितियों की नींव रखी, जिसका उद्देश्य बिचौलियों द्वारा शोषित किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। इस अधिनियम ने सहकारी समितियों के गठन और पंजीकरण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया। इसने एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की जिसने बाद में देश में कृषि विपणन में क्रांति ला दी। इस कानून से पहले किसानों को अपनी उपज बेचने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। उनके पास सौदेबाजी की शक्ति नहीं थी और अक्सर बिचौलियों को कम दामों पर बेचना पड़ता था। भंडारण की सुविधाएं अपर्याप्त थीं, जिससे फसल कटने के बाद नुकसान होता था। परिवहन एक और बाधा थी, जिससे बड़े बाजारों तक उनकी पहुंच सीमित थी। 1912 के कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ने आशा की किरण दिखाई, जिससे किसानों को एक साथ आने और अपने आर्थिक भाग्य को नियंत्रित करने का अधिकार मिला। भारत में सहकारी मार्केटिंग के सफर ने आजादी के बाद गति पकड़ी। 1945 में सहकारी योजना समिति के गठन के साथ एक महत्वपूर्ण विकास हुआ। इस समिति ने ग्रामीण विकास में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना और उनके प्रचार के लिए एक व्यापक योजना की सिफारिश की। प्रमुख सिफारिशों में से एक राष्ट्रीय स्तर के विपणन संगठन की स्थापना थी। यह सिफारिश 1958 में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नाफेड के गठन के साथ साकार हुई। नाफेड देश में विपणन सहकारिता के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में उभरा, जिसका उद्देश्य कृषि उपज के संगठित विपणन को सुविधाजनक बनाना था। नाफेड की स्थापना एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने सहकारिता को अपनी गतिविधियों का समन्वय करने और अपनी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। भारत में सहकारी विपणन समितियां आमतौर पर 3 स्तरीय ढांचे का पालन करती हैं। जमीनी स्तर पर हमारे पास प्राथमिक समितियां हैं। ये समितियां एक गांव या गांवों के समूह के किसानों द्वारा बनाई जाती हैं। वे अपने सदस्यों से उपज इकट्ठा करते हैं, उसे ग्रेड करते हैं और विपणन के लिए तैयार करते हैं। प्राथमिक समितियां किसानों को बाजार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दूसरे स्तर में क्षेत्रीय विपणन समितियां शामिल हैं। ये समितियां जिला या क्षेत्रीय स्तर पर प्राथमिक समितियों के संघ हैं। वे प्राथमिक समितियों को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और विपणन सहायता प्रदान करते हैं।
क्षेत्रीय समितियां प्राथमिक समितियों से प्राप्त उपज को समेकित करती हैं और उसे बड़े बाजारों में पहुंचाती हैं। शीर्ष स्तर पर हमारे पास राज्य सहकारी विपणन संघ है। ये संघ राज्य स्तर पर काम करते हैं और राज्य में सभी विपणन सहकारिता की गतिविधियों का समन्वय करते हैं। वे सरकार के साथ बातचीत करते हैं, सहकारिता के अनुकूल नीतियों की वकालत करते हैं और अपने सदस्यों के लिए प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम प्रदान करते हैं। भाग 4, सहकारी विपणन समितियों के प्रकार, विविध आवश्यकताओं को पूरा करना। भारत में सहकारी विपणन समितियां किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अपनी विशेषज्ञता में बहुत विविधता प्रदर्शित करती हैं। उनके द्वारा संभाली जाने वाली उपज के प्रकार के आधार पर इन समितियों को मोटे तौर पर एकल वस्तु, बहुवस्तु या बहुउद्देशीय समितियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह विविधीकरण विशेषज्ञता और लक्षित विपणन रणनीतियों के लिए अनुमति देता है। एकल वस्तु समितियां, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक ही कृषि वस्तु के विपणन पर ध्यान केंद्रित करती हैं। उदाहरण के लिए, एक सहकारी संस्था कपास, गन्ना या दूध के विपणन में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकती है। यह विशेषज्ञता उन्हें उस विशेष वस्तु को प्रभावी ढंग से संभालने, भंडारण करने और विपणन करने में विशेषज्ञता विकसित करने की अनुमति देती है। दूसरी ओर, बहुवस्तु समितियां कई कृषि वस्तुओं के विपणन से संबंधित हैं। ये समितियां किसानों को एक ही मंच के माध्यम से विभिन्न प्रकार की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करती है। वे अनाज और दालों से लेकर फलों और सब्जियों तक विभिन्न प्रकार के उत्पादों को संभालते हैं। अपने दायरे का विस्तार करते हुए बहुउद्देशीय समितियां कृषि आदानों, ऋण सुविधाओं और उपभोक्ता वस्तुओं के प्रावधान जैसे अन्य कार्यों के साथ साथ विपणन गतिविधियों में संलग्न हैं। ये समितियां किसानों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करती हैं, जो उनकी बहुआयामी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। भाग 5, लाभ, सदस्यता और वित्तीय संसाधन। सहकारी सफलता के स्तंभ। सहकारी विपणन समितियां अपने सदस्यों को बहुत सारे लाभ प्रदान करती हैं, जो उनके आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्राथमिक लाभों में से एक बिचौलियों का उन्मूलन है, जिससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकता है। बाजार तक यह सीधी पहुंच किसानों को सशक्त बनाती है और उनकी लाभप्रदता को बढ़ाती है। एक सहकारी विपणन समिति में सदस्यता उन सभी किसानों के लिए खुली है जो इसके नियमों और विनियमों का पालन करने को तैयार है। एक सदस्य एक वोट का सिद्धांत लोकतांत्रिक निर्णय लेने को सुनिश्चित करता है, जिससे प्रत्येक सदस्य को समिति के मामलों में समान अधिकार मिलता है। यह स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देता है और सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। सहकारी समितियां अपने वित्तीय संसाधन विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करती हैं। सदस्य शेयर पूंजी का योगदान करते हैं, जो उनके वित्तीय आधार की नींव बनाती है। समितियां उपज की बिक्री पर कमीशन शुल्क के माध्यम से भी आय अर्जित करती हैं। इसके अतिरिक्त वे सरकारी संस्थानों और बैंकों से ऋण और अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, जो सहकारी आंदोलन का समर्थन करते हैं। भाग 6, आज का सहकारी विपणन, महत्व और चुनौतियां। सहकारी विपणन समितियां भारत के कृषि परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहती हैं। उन्होंने लाखों किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को अपनी उपज को सामूहिक रूप से बेचने के लिए एक मंच प्रदान करके सशक्त बनाया है। समितियों ने ग्रामीण गरीबी कम करने, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने में योगदान दिया है। अपने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद सहकारी विपणन समितियों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भंडारण सुविधाओं और परिवहन जैसे पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी उनकी दक्षता में बाधा डाल सकती है। प्रौद्योगिकी और कुशल जनशक्ति तक सीमित पहुंच आगे की चुनौतियां पैदा करती है। इसके अलावा कृषि विपणन क्षेत्र में निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के लिए सहकारिता को लगातार अनुकूलन और नवाचार करने की आवश्यकता होती है।
भारत सरकार सहकारी विपणन के महत्व को पहचानती है और उनके विकास का समर्थन करने के लिए विभिन्न योजनाएं और नीतियां लागू की हैं। इनमें वित्तीय सहायता, कर प्रोत्साहन और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं। सहकारी समितियों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, व्यावसायिकता बढ़ाने और प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हेलो किसान भाइयों, कभी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज के बारे में सुना है? हाँ, यही वो गेम चेंजर हो सकता है जिसकी आपको तलाश थी। आज देखते हैं कि ये सोसाइटीज कैसे काम करती है और आपके लिए कैसे फायदेमंद है। सबसे पहले कमीशन बेसिस पर बेचने की बात करते हैं। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज ब्रोकर की तरह काम करती है और ओपन ऑक्शन सिस्टम से आपकी फसल का अच्छा दाम दिलाने में मदद करती है। सबसे अच्छी बात, आपको अलग अलग ब्रोकरों के गलत कटौती या धोखाधड़ी से निपटना नहीं पड़ेगा। सब ईमानदारी से काम करते हैं क्योंकि किसी को पर्सनली फायदा नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना, कभी कभी व्यापारी मिलकर ऑक्शन का बहिष्कार करते हैं या बहुत कम बोली लगाते हैं। इससे किसान इन सोसाइटीज के जरिए बेचने से हिचकिचाते हैं। लेकिन चिंता मत करो, इससे निपटने के तरीके हैं और साथ मिलकर रहना जरूरी है। अब मेंबर्स की फसल खरीदने की बात। ये सोसाइटीज आपसे, किसान से सीधे फसल भी खरीदती हैं। वे दूसरे व्यापारियों के साथ बोली लगाती हैं, जिससे अच्छी कंपटीशन बनी रहती है। फिर जब दाम बढ़ते हैं तब वे फसल बेचती हैं। मस्त है ना? लेकिन दामों के उतार चढ़ाव के कारण इसमें थोड़ा रिस्क भी है। इसलिए इस सिस्टम को सही से चलाने के लिए अनुभवी मैनेजर होना जरूरी है। 1967-66 में नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कुछ नियम बनाए थे। सीधी खरीदारी केवल उन्हीं सोसाइटीज को करनी चाहिए जिनके पास ट्रेंड मैनेजर हो, पर्याप्त पैसा हो, मजबूत सेंट्रल कमिटीज से संबंध हो और अच्छी प्रोसेसिंग सुविधाएं हो। क्रेडिट देने की बात क्या है? ये सोसाइटीज आपकी मदद करती हैं। वे आपके रखे हुए माल के बदले लोन देती हैं, जिससे आपकी होल्डिंग पावर बढ़ती है। इसका मतलब है कि आपको मजबूरी में अपनी फसल कम दामों पर नहीं बेचनी पड़ेगी। आमतौर पर आप अपनी फसल की कीमत के 60-75% तक लोन ले सकते हैं, जो फिर बिक्री से वसूल लिया जाता है। सोसाइटी के लिए जीरो रिस्क वाला फायदे का सौदा। अब प्रोक्योरमेंट और प्राइस सपोर्ट परचेज की बात करते हैं। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी सरकार के एजेंट के रूप में काम करती है और सरकार द्वारा घोषित सपोर्ट प्राइस पर फसल खरीदती है। इससे आपकी फसल के लिए एक सेफ्टी नेट बन जाता है। ये सोसाइटीज और भी बहुत कुछ करती है। वे छोटे और सीमांत किसानों की फसल इकट्ठा करती है, ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग का काम संभालती है और खेती के सामानों के एक्सपोर्ट में भी मदद करती है। साथ ही वे अंतर्राज्यीय व्यापार करती है और जरूरी खेती के सामान और उपभोक्ता वस्तुएं बांटती है। अंत में कोऑपरेटिव मार्केटिंग का एक इंटीग्रेटेड सिस्टम सब कुछ जोड़ता है। सिस्टम प्रोसेसिंग और स्टोरेज को मिलाकर किसानों के लिए एक आसान अनुभव बनाता है। खेती इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ है। ये लाखों किसानों और उनके परिवारों का पेट पालती है। कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग खेती को मजबूत बनाने में बहुत जरूरी भूमिका निभाती है। कोऑपरेटिव्स किसानों को इकट्ठा होकर बार्गेनिंग पावर देती है। वो किसानों को अपनी फसल को प्रोसेस करने और बेचने में भी मदद करती है। कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग यूनिट्स कच्चे खेती के सामान को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में बदल देती है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ती है। ये वेस्ट कम करता है और उनकी मेहनत का अच्छा रिटर्न देता है। कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है, ये सोशल अपलिफ्टमेंट के बारे में भी है। ये किसानों में एकता, सेल्फ रिलायंस और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ावा देती है। साथ मिलकर काम करके किसान मुश्किलों से पार पा सकते हैं और प्रॉस्पेरिटी अचीव कर सकते हैं। कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग यूनिट्स इंडिया के खेती के प्रोडक्ट्स जितनी ही डाइवर्स हैं। ये कई तरह की क्रॉप्स और कमोडिटीज को केटर करती है। कुछ कॉमन टाइप्स की कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग यूनिट्स में शामिल है डेयरी कोऑपरेटिव्स, जो मेंबर किसानों से दूध इकट्ठा करती हैं और उसे दूध, मक्खन, पनीर और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोसेस करती है। फिर शुगर कोऑपरेटिव्स हैं, जो मेंबर किसानों से गन्ना लेकर चीनी, गुड़ और दूसरे बाय प्रोडक्ट्स बनाती हैं। स्पिनिंग मिल्स एक और टाइप है। ये मेंबर किसानों से कपास लेकर यार्न और कपड़ा बनाती है। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट्स फलों और सब्जियों को जूस, जैम, अचार,
और दूसरे प्रिजर्व्ड प्रोडक्ट्स में बदल देती है और आखिर में ऑयल सीड प्रोसेसिंग यूनिट्स मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे ऑयल सीड से तेल निकालती है। ये डाइवर्सिटी किसानों की जरूरतों के हिसाब से कोऑपरेटिव मॉडल की अडेप्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस को दिखाती है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग ने इंडिया में अच्छी ग्रोथ देखी है। ये ग्रोथ इस बात का सबूत है कि किसानों को कोऑपरेटिव मॉडल पर कितना भरोसा है। आजादी के बाद के शुरुआती सालों में कुछ हजार ही कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज थी। आज 6000 से ज्यादा प्राइमरी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज है। ये सोसाइटीज पूरे देश में फैली है। ये लाखों किसानों की सेवा करती हैं। कोऑपरेटिव्स द्वारा बेचे गए खेती के प्रोडक्ट्स की टोटल वैल्यू भी काफी बड़ी है। ये ग्रोथ किसानों को मार्केट से जोड़ने में कोऑपरेटिव्स के बढ़ते रोल को दिखाती है। ये नेशनल इकोनॉमी में उनके कंट्रीब्यूशन को भी हाईलाइट करती है। इंडिया के अलग अलग राज्यों में कोऑपरेटिव मार्केटिंग का परफॉर्मेंस अलग अलग है। कुछ राज्यों में कोऑपरेटिव मार्केटिंग का लॉन्ग और सक्सेसफुल हिस्ट्री है, जबकि कुछ अभी डेवलपमेंट के शुरुआती स्टेजेस में है। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव मार्केटिंग सिस्टम्स हैं। इन राज्यों में बहुत सारी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज हैं। इनके जरिए बहुत सारे खेती के प्रोडक्ट्स मार्केट होते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट में लीडरशिप और किसानों में अवेयरनेस जैसे फैक्टर्स इस सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। सेक्शन 5, मार्केटिंग से आगे कोऑपरेटिव्स का मल्टीफेसेटेड रोल। कोऑपरेटिव मार्केटिंग कमिटीज किसानों को सिर्फ उनकी फसल बेचने से आगे भी सपोर्ट करने में क्रूशियल रोल निभाती है। वो कई तरह के सेकेंडरी फंक्शंस प्रोवाइड करती हैं जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ऐसा ही एक फंक्शन है खेती के इनपुट्स की प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। कोऑपरेटिव मार्केटिंग कमिटीज फर्टिलाइजर, सीड्स और पेस्टिसाइड्स बल्क में खरीदती है। फिर वो ये इनपुट्स मेंबर किसानों को रीजनेबल प्राइसेस पर डिस्ट्रीब्यूट करती है। इससे ये इंश्योर होता है कि किसानों को क्वालिटी इनपुट्स मिले। ये उन्हें बिचौलियों के शोषण से बचने में भी मदद करता है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग कमिटीज किसानों को स्टोरेज फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। ये पेरिशेबल कमोडिटीज के लिए खास तौर पर इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर स्टोरेज वेस्टेज रोकता है और किसानों को अपनी फसल का अच्छा दाम दिलाने में मदद करता है। सेक्शन 6, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग कमिटीज का उदय। दशकों में प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग कमिटीज की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। ये ग्रोथ रूरल डेवलपमेंट में इन कमिटीज के इंपॉर्टेंट रोल की बढ़ती पहचान को दर्शाता है। ये कमिटीज इंडिया में कोऑपरेटिव मार्केटिंग सिस्टम की रियर है। ये ग्रासरूट्स लेवल पर सीधे किसानों के साथ काम करती है। ये किसानों को एक साथ आने और अपनी कॉमन चैलेंजेस का समाधान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। ये कमिटीज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने और रूरल एरियाज में किसानों की लाइवलीहुड्स को बेहतर बनाने में वाइटल रोल निभाती है। सेक्शन 7, नेशनल फेडरेशंस, कोऑपरेटिव नेटवर्क को मजबूत बनाना। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए नेशनल लेवल फेडरेशंस बनाई गई हैं। ये फेडरेशंस पूरे देश में कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज को गाइडेंस, सपोर्ट और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करती है। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया या नाफेड एक ऐसी एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। नाफेड खेती के प्रोडक्ट्स की कोऑपरेटिव मार्केटिंग को बढ़ावा देने में क्रूशियल रोल निभाती है। ये किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस करती है। ये खेती के सामानों के एक्सपोर्ट को भी आसान बनाती है। एक और इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या एनसीडीसी। एनसीडीसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अलग अलग एक्टिविटीज के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। इसमें प्रोसेसिंग यूनिट्स, स्टोरेज फैसिलिटीज और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शामिल है। ये नेशनल फेडरेशंस इंडिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत बनाने में क्रूशियल रोल निभाती है। ये इंश्योर करती हैं कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग के बेनिफिट्स पूरे देश के किसानों तक पहुंचे। सेक्शन 8, मीठी सफलता, डेयरी और शुगर कोऑपरेटिव्स। डेयरी और शुगर सेक्टर्स इंडिया में कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की सक्सेस के शाइनिंग एग्जाम्पल्स हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट की वजह से इन सेक्टर्स ने रिमार्केबल ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन देखी है।
गुजरात में एमल कोऑपरेटिव एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सक्सेस स्टोरी है। एमल ने लाखों मिल्क प्रोड्यूसर्स को एम्पावर किया है। इसने इंडिया को मिल्क प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट भी बनाया है। इसी तरह महाराष्ट्र में शुगर कोऑपरेटिव्स ने इंडिया को दुनिया के सबसे बड़े शुगर प्रोड्यूसर्स में से एक बनाने में वाइटल रोल निभाया है। इन कोऑपरेटिव्स ने न सिर्फ गन्ना किसानों की इनकम बढ़ाई है, बल्कि रूरल डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट किया है। सेक्शन 9 चैलेंजेस एंड रोड ब्लॉक्स, आगे के रास्ते पर चलना। इंडिया में कोऑपरेटिव मार्केटिंग द्वारा की गई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस के बावजूद कई चैलेंजेस इसके ग्रोथ और इफेक्टिवनेस में रुकावट डालते हैं। अवेयरनेस की कमी, बहुत से किसानों को अभी भी कोऑपरेटिव मार्केटिंग के बेनिफिट्स के बारे में पता नहीं है। वो अभी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल्स पर निर्भर हैं, जो अक्सर उनका शोषण करते हैं। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है। इससे बड़ी मात्रा में खेती के प्रोडक्ट्स को एफिशिएंटली हैंडल करने की उनकी क्षमता लिमिटेड हो जाती है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अक्सर क्रेडिट एक्सेस करने, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने और अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड करने में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का सामना करना पड़ता है। प्राइवेट प्लेयर्स से कंपटीशन, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स के आने से कंपटीशन बढ़ गया है, जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए कंपेटिटिव बने रहना चैलेंजिंग हो गया है। मैनेजमेंट इश्यूज, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज मिसमैनेजमेंट, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से पीड़ित हैं, जो उनके ग्रोथ और एफिशिएंसी को हैम्पर करता है। इन चैलेंजेस को एड्रेस करना इंडिया में कोऑपरेटिव मार्केटिंग की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए क्रूशियल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे देश के किसानों और अंततः हम सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करेंगे सहकारी विपणन समितियों को सशक्त बनाने के 11 महत्वपूर्ण सुझावों पर। ये समितियां मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आपकी मेहनत की कमाई को सही बाजार दिलाने, आपको बिचौलियों के शोषण से बचाने और आपकी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ये समितियां मजबूत हों, सक्षम हों और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हों। तो आइए बिना देर किए जानते हैं उन 11 महत्वपूर्ण सुझावों को जो इन समितियों को सशक्त बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये जरूरी है कि समितियों का कार्य क्षेत्र इतना बड़ा हो कि वे पर्याप्त व्यापार कर सकें। अगर समितियों का दायरा सीमित होगा तो उनके पास संसाधनों की कमी रहेगी और वे अपने सदस्यों को उचित लाभ नहीं दिला पाएंगी। इसलिए जरूरी है कि समितियों का गठन एक बड़े क्षेत्र को ध्यान में रखकर किया जाए, ताकि वे अधिक से अधिक किसानों तक अपनी सेवाएं पहुंचा सकें और एक मजबूत आर्थिक आधार बना सकें। अब दोस्तों बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की, भंडारण। अक्सर देखा गया है कि फसल कटने के बाद किसानों को मजबूरन अपनी उपज सस्ते दामों पर बेचनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं होती। ऐसे में जरूरी है कि सहकारी विपणन समितियां मंडियों और गांवों में पर्याप्त भंडारण सुविधाओं का विकास करें। इससे किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी और वे सही समय पर सही दामों पर अपनी उपज बेच सकेंगे। दोस्तों, सहकारी समितियों का असली मकसद है सबका साथ, सबका विकास। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि समितियों के संगठनात्मक ढांचे में छोटे और सीमांत किसानों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये हमारे देश के अन्नदाता हैं और इनकी आवाज को समितियों में सुना जाना चाहिए। छोटे किसानों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करके ही हम समितियों को सही मायने में समावेशी और सबका भला करने वाला बना सकते हैं। चैप्टर 4, सहकारिता की शिक्षा। दोस्तों, किसी भी समिति की सफलता का राज होता है उसके सदस्यों के बीच एकता और आपसी विश्वास। सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि सदस्यों में सहकारी भावना का विकास किया जाए। इसके लिए समितियां समय समय पर सेमिनारों का आयोजन कर सकती हैं, साथ ही सहकारिता से जुड़े साहित्य का वितरण भी कर सकती है। याद रखिए, जब तक सदस्य एकजुट नहीं होंगे, समितियां अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाएंगी। चैप्टर 5, कुशल नेतृत्व और प्रशिक्षण। दोस्तों, किसी भी संस्था की सफलता का दारोमदार उसके नेतृत्व पर होता है। सहकारी विपणन समितियों के लिए भी ये बात उतनी ही सच है।
जरूरी है कि समितियों के अधिकारियों का चयन उनके व्यावसायिक अनुभव और योग्यता के आधार पर किया जाए। लेकिन सिर्फ चुनाव ही काफी नहीं है दोस्तों। चुने गए अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए ताकि वे समिति के व्यापार को कुशलता से संभाल सकें। और हाँ, जहां भी संभव हो दक्षता को पुरस्कृत किया जाना चाहिए ताकि अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिले। चैप्टर 6 आरएन और विपणन समितियों में समन्वय। दोस्तों, कई बार किसानों को अपनी फसल की बिक्री के बाद भी अपना आरण चुकाने में दिक्कत होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरण सहकारी समितियां और विपणन सहकारी समितियां अपने कार्य में समन्वय नहीं रखती। जरूरी है कि इन दोनों प्रकार की समितियों के बीच उचित समन्वय स्थापित किया जाए ताकि किसानों को समय पर ऋण भी मिल सके और उन्हें अपनी उपज बेचने के बाद भुगतान पाने में भी कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, कई बार किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खराब सड़कों और परिवहन के अभाव के कारण कई बार उनकी उपज रास्ते में ही खराब हो जाती है या फिर उन्हें परिवहन के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सहकारी विपणन समितियां इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। समितियों को चाहिए कि वे अपने सदस्यों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएं ताकि उनकी उपज समय पर और कम लागत पर मंडियों तक पहुंच सके। दोस्तों, बदलते समय के साथ जरूरी है कि सहकारी समितियां भी खुद को बदलें। सिर्फ उपज की खरीद बिक्री तक सीमित रहकर ये समितियां ज्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगी। समितियों को चाहिए कि वे अपनी गतिविधियों में विविधता लाएं। वे उपज के अलावा कृषि इनपुट्स जैसे बीज, खाद, कीटनाशक आदि की बिक्री भी कर सकती हैं। इसके अलावा वे भंडारण सुविधाओं का निर्माण, प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना जैसे कार्यों में भी संलग्न हो सकती हैं। दोस्तों, कई बार किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। ऐसे में उन्हें मंडियों में ठहरने और खाने पीने की सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है। सहकारी विपणन समितियां इस समस्या का भी समाधान कर सकती हैं। समितियां मंडियों में अपने सदस्यों के लिए ठहरने की व्यवस्था कर सकती हैं, साथ ही उन्हें पीने के पानी की सुविधा भी उपलब्ध करा सकती हैं। इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। दोस्तों, सरकार किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाती है, जैसे कि सार्वजनिक खरीद और सार्वजनिक वितरण योजनाएं। लेकिन कई बार इन योजनाओं का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। सहकारी विपणन समितियां इन योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सरकार को चाहिए कि वह इन योजनाओं को समितियों के माध्यम से लागू करे। इससे जहां एक तरफ समितियों का व्यापार बढ़ेगा, वहीं दूसरी तरफ किसानों को भी इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। दोस्तों, सहकारी समितियों को सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें काम करने की पूरी स्वतंत्रता हो। अगर सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा होगा तो समितियां अपने फैसले खुद नहीं ले पाएंगी और न ही वे कुशलता से काम कर पाएंगी। इसलिए जरूरी है कि सरकार सहकारी समितियों को जरूरत से ज्यादा नियंत्रित न करे और उन्हें अपने हिसाब से काम करने की छूट दे। इससे समितियां अपनी क्षमता के अनुसार तरक्की कर पाएंगी और किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला पाएंगी। दोस्तों, इन सभी सुझावों को लागू करके हम सहकारी विपणन समितियों को वास्तव में सशक्त बना सकते हैं और किसानों के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। और इस महत्वपूर्ण कार्य में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेफेड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नेफेड देश की सबसे बड़ी विपणन सहकारी संस्था है जो किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और उन्हें बिचौलियों के शोषण से बचाने का काम करती है। 1958 में स्थापित यह संस्था आज देश भर में फैली हुई है और लाखों किसानों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। तो दोस्तों, आइए हम सभी मिलकर सहकारिता के माध्यम से एक नए भारत का निर्माण करें जहां हर किसान खुशहाल हो और देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। धन्यवाद।